हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। एक बार कमेंट करके बता दो क्या हाल चाल सबका, बढ़िया कि नहीं, और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है। देखो आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 का जो सारा फॉर्मूला है सबको एक साथ पढ़ेंगे, और जितना थ्योरी है वो सब भी एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाओ। ठीक है, कोई भी देखो नोट नहीं करेगा, बस चीज़ों को देखेगा और समझेगा, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेगा ना। जब क्लास खत्म होगा तो इस क्लास का देखो तुम्हें जो PDF है, ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फिर वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तो बस देखना है, समझे कि नहीं, नोट नहीं करना, क्योंकि नोट करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा वीडियो फास्ट होगा, तो तुम रेडी हो जाओ, स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से ना, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ना। देखो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जो भी स्टूडेंट देखो जो नए हो, ठीक है, जो भी तक देखो कहीं पढ़े हो, कुछ समझ में नहीं आया है, या अगर कहीं अभी पढ़ना चाहते हो, ठीक है, एक दो चैप्टर पढ़े हो अभी तक है कि समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ लियो 2 चैप्टर 3 चैप्टर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, अब लग रहा है किसी जी अब कैसे करें ना, तो एक काम कर सकते हो। देखो शिखर बैच 2.0 है, ठीक है, नाम देख लेना। ठीक है, शिखर बैच 2.0 है, देखो ये न्यू बैच है। ठीक है, अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें लगभग एक चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है, ज़्यादा कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और आराम से, ठीक है, डेली लाइव क्लास के साथ चैप्टर फर्स्ट से, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से हर एक सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हो एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। और बोर्ड एग्जाम में अपना अच्छा परसेंटेज ला सकते हो, क्योंकि जब भैया परसेंटेज अच्छा आएगा तभी आगे पढ़ने का मन करेगा, नहीं तो फिर घूमने का मन करेगा। ठीक है, देखो इस बैच में तुमको मिलेगा क्या, देखो हर एक सब्जेक्ट का तुम्हें डेली लाइव क्लास मिलेगा। ठीक है, कोई भी रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, डेली लाइव क्लास रहेगा। उसके बाद लाइव डाउट क्लास होगा। ठीक है, क्लास नोट का PDF मिलेगा, जिससे भाई तुम प्रॉपर नोट्स बना सको अपना, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए रिवीजन करने में काम आएगा। फिर ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा और तुम्हें स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सब कुछ यहाँ मिलेगा। बस ये तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें एक ही काम करना है, पढ़ना है, क्लास को आना है, क्लास में डेली आना है, क्लास लेना है। उसके बाद क्या, डेली क्लास करोगे तो सब कुछ तुम्हें अच्छे से आएगा ही ना। तो अगर रेडी हो कि भैया अब हमको पढ़ना है, तो टाइम बीत गया लगभग, ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं कि टाइम बीत गया है, अभी भी टाइम है 4-5 महीने, 4-5 महीने में आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस तुम रिवीजन भी कर लोगे, प्लस हर एक चैप्टर के, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और मॉडल पेपर को भी सॉल्व कर सकते हो, अभी भी टाइम है। ठीक है, अगर कुछ पूछना होगा एक्स्ट्रा, देखो ये नंबर है 930 570 1375, इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो अगर कुछ एक्स्ट्रा तुमको जानकारी चाहिए तो। क्लियर, ठीक है, चलो देखो, तो देखो चैप्टर फर्स्ट है हमारा, सबसे पहला है, नाम पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नाम में सब कुछ रखा है ना। देखो चैप्टर फर्स्ट का नाम है संबंध फलन। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, संबंध फलन, जिसको भैया इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन एंड फंक्शन ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संबंध के बारे में ना, कि भैया संबंध क्या होता है। देखो लिखा है ना संबंध, ठीक है, किसे कहते हैं संबंध। देखो भैया वैसे तो संबंध बहुत टाइप का होता है, ठीक है, रियल लाइफ में भी होता है, बट हमको मैथ में पढ़ना है, तो इसमें देखो मेनली जो है, ठीक है, मेन जो है टोटल 6 टाइप है, उस 6 में से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 3 बाकी ऐसी है, बच्चों वाला है। ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे। तो देखो सबसे पहले समझते संबंध क्या होता है ना, हल्का सा बस देखते रहो, बस देखते रहो, सुनते रहो, ठीक है, और क्या, बस इतना करते रहो, सब कुछ आएगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले किसे कहते हैं संबंध। देखो संबंध क्या होता है, तो संबंध का परिभाषा होता है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। कहने का मतलब ये कि अगर हम कभी भी एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, तो समुच्चय ए के एलिमेंट का अगर समुच्चय बी के एलिमेंट का साथ अगर संबंध बनाएंगे, तो जो भी संबंध बनता है वो हमेशा ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, ये 100% फिक्स है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। जैसे देखो अगर मान लो अगर हम एक समुच्चय ए लिए, ठीक है, अगर हम एक समुच्चय ए लिए, मान लो ए में जो एलिमेंट है वो 2 3 4 है, ये एक एलिमेंट हो गया, और जो बी का एलिमेंट हो गया मान लो 9 और 16 ले लिए, ठीक है, ये बी का एलिमेंट हो गया। अब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, अब उम्मीद करेंगे ए क्रॉस बी सबको निकालने आना चाहिए। देखो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए का एलिमेंट पकड़ते हैं और उसका बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं, जैसे ये 2 है, 2 का 9 के साथ और 2 का 16 के साथ, ऐसे पेयर बनाएंगे। 3 को पकड़ेंगे, 3 का 9 के साथ और 3 का 16 के साथ पेयर बनाएंगे, ऐसे ना। 4 को पकड़ेंगे, 4 का 9 के साथ, 4 का 16 के साथ आराम से पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब देखो ये मत सुनना सर जी, ये तो पहले से लिखा हुआ है। देखो पहले से लिखा, देखो इसलिए हुआ है भैया, ये सब लिखे थे, ये सब टाइप करवा गया ना, कि जब हम क्लास लें तुमको बताया तो तुम्हारा टाइम कम लगे और तुम कम टाइम में अधिक से अधिक चीजों को देख सको, पढ़ सको, समझ सको। नहीं तो हम लिखेंगे फिर और बताएंगे, फिर और टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए लिखा गया है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि
लिखते हुए पढ़ा है ना, तो लिखते हुए पढ़ाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग को टाइम भी कम लेना है और चीज़ों को पूरा सीख लेना है, पूरा रिवाइज कर लेना अच्छे से ना। क्लियर है? हाँ, तो इसमें कोई कमेंट मत करना। अब ध्यान दो, तो देखो ये मल्टीप्लाई कर लिए ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या बोलेंगे, चलो एक सेट, ये सेट बन गया A क्रॉस B, ये इसके एलिमेंट होंगे ना। अब अगर हम एक संबंध लेते हैं R1, सपोज करो एक हम संबंध लिए R1 कि समुच्चय A का समुच्चय B के एलिमेंट के साथ ऐसा कोई संबंध है कि जहां पे B जो होगा वो A का स्क्वायर होगा, ठीक है। मतलब अगर A का स्क्वायर करने पर अगर B के बराबर आएगा तो वो पेयर बन जाएगा, उसको हम संबंध में लिख देंगे। देखो जो R1 है ना, R1 कहता है कि R1 में तुम्हें A और B का पेयर लिखना है, और A और B का ऐसा पेयर लिखना है जहां पर A का स्क्वायर करे तो B के बराबर है। जैसे 2 है, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 2 और 4 का पेयर बनेगा। तो क्या 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया, तो इसमें 4 है, तो 4 तो नहीं है ना। ऐसा नहीं कि सर 2 का स्क्वायर किए तो 4, 2 और 4 का पेयर बन गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर करने पे 4 आए, लेकिन वो 4 B में होना चाहिए, B के बराबर मतलब इस B में होना चाहिए तभी। तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा तो पेयर नहीं बनेगा। देखो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा तो पेयर बन जाएगा, 4 का स्क्वायर करो 16 आएगा, पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे R1 आ गया, तो R1 का जो एलिमेंट हुआ वो 3,9 और 4,16 हुआ, ठीक है। अब देखो जो ये R1 है वो A क्रॉस B का उप समुच्चय है। उप समुच्चय मतलब होता है उसका एक हिस्सा, क्या बोलते हैं, उसका एक हिस्सा, उसका एक छोटा सा पार्ट। तो जो ये 3,9 है, ये 4,16 है, वो A क्रॉस B का, देखो सोचो ये A क्रॉस B इतना बड़ा है, तो इसी में से एक छोटा सा पार्ट लेके, मतलब 3 और 9 को 4, 16 को लेके, इन दोनों को लेके एक हमारा सेट बन गया है R1, ठीक है। और ये संबंध है, R का रिलेशन है, तो जो संबंध बना, जो R1 एक संबंध हम बनाए, वो क्या हो गया, वो सर जी A क्रॉस B का उप समुच्चय हो गया। ये उप समुच्चय का सिंबल है, ठीक। अब दिमाग में आएगा सर जी कोई और लेते हैं संबंध, तो एक संबंध खुद से और एक और माने अपने से, ठीक है। चलो ये मान लेते हैं R2, एक संबंध माने R2 का बनाओ जिसमें हमें A और B का पेयर बनाना है, जहां पर A B से छोटा होना चाहिए, ठीक है। हमें A और B का पेयर बनाना है जहां पे जो A मतलब पहला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा हो, ठीक है। तो अब देखो A का मान लेंगे, जैसे यहाँ पे लिए ना, A का मान 2 लेंगे, तो 2 क्या है, 2 9 से छोटा है, ठीक है, मतलब ये काम करेगा। 2 16 से छोटा है, हाँ छोटा है, काम करेगा। तो 2 का 9 के साथ, 2 का 16 के साथ, फिर 3 का 9 के साथ, 3 का 16 के साथ पेयर बनेगा। क्यों? क्योंकि भैया 3 9 से छोटा है, 3 16 से छोटा है, ठीक है। 4 9 से छोटा है और 4 16 से भी छोटा है, तो पेयर बनेगा, ठीक है, बन गया। अब देखो यहाँ पे R2 आ गया। अब देखो जो ये R2 है, क्या ये A क्रॉस B का उप समुच्चय है? तो भैया हाँ देखो उप समुच्चय है ना, अरे यार इसी में से तो निकाल के बना है। अब ये क्या किया है, जो ये R2 है वो A क्रॉस B को पूरा का पूरा ले लिया है। देखो क्योंकि A क्रॉस B में जितने सारे एलिमेंट हैं, देखो 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, ये 6 एलिमेंट है। तो ये 6 के 6 के आगे R2 में आ गए, तो बोलेंगे जो R2 है वो A क्रॉस B का उप समुच्चय तो है लेकिन उसके बराबर है, तो बोलेंगे R2 इक्वल टू A क्रॉस B। हो गया, उप समुच्चय है, बराबर होता है तो भी उसे उप समुच्चय बोलते हैं। देखो ये भी उप समुच्चय है। उस तरह देखो R3 लेंगे, R3 बोले कि यार B A से छोटा होना चाहिए। अब देखो हमको दिख रहा है यार B तो A से छोटा ही नहीं है, तो ऐसा कोई पेयर बनेगा ही नहीं, तो बोलेंगे भैया 5, ठीक है। तो R3 क्या होगा, ये भी A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा। हर एक रिक्त समुच्चय किसी न किसी का, मतलब रिक्त समुच्चय क्या होता है, सबका उप समुच्चय होता है। तो जो ये 5 होगा वो क्या होगा, A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा। ऐसे देखो R4 निकालेंगे, ठीक है, R4 निकालेंगे तो R4 भी क्या होगा, वो भी A क्रॉस B का उप समुच्चय आएगा। तो देख रहे हो ना, हम जो भी संबंध डिफाइन करेंगे, हम A का B के एलिमेंट के साथ कैसा भी संबंध डिफाइन करेंगे, वो हमेशा हमेशा A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा। इसीलिए बोलते हैं कि समुच्चय A का समुच्चय B में संबंध A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। या फिर एक बात और बोल सकते हैं कि मान लो अगर हम A बोले, तो अगर हम केवल A ले तो बोलेंगे समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R वो A क्रॉस A का ही उप समुच्चय होता है, ये भी बोल सकते हैं। मान लो अगर मेरे पास 2 सेट नहीं है, मेरे पास एक ही सेट है A का A से संबंध, तो बोलेंगे कि A का A से संबंध निकालेंगे, तो बोलेंगे कि समुच्चय A का समुच्चय A पर संबंध A क्रॉस A का उप समुच्चय होता है। अगर A का 20 होगा तो A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय होगा, ठीक है। और देखो उप समुच्चय की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो उप समुच्चय के संख्या का फॉर्मूला होता है 2 के पावर m, ठीक है। क्या होता है, 2 के पावर m। अगर उप समुच्चय के संख्या की बात करें तो फॉर्मूला होता है 2 के पावर m, ठीक है। अच्छा बताओ अब इसमें कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ना। अगर 6 एलिमेंट होंगे तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो 2 के पावर m। 2 के पावर m मतलब कितने एलिमेंट, 6, तो 2 के पावर 6, ठीक है, बस हो गया। तो कितने समुच्चय होंगे, 2 के पावर 6, ठीक है। तो बस काम खत्म, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये लिखा है ना रिक्त संबंध,
लिखा है ना रिक्त संबंध, रिक्त संबंध को बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। अब देखो इसका परिभाषा क्या है, बोला समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। ठीक है, तो अगर हम एक ऐसा संबंध लिख दे कि ए का कोई भी एलिमेंट ए के एलिमेंट से संबंधित ना हो, या फिर ए का कोई भी एलिमेंट बी के एलिमेंट से संबंधित ना हो, तो वैसे संबंध को बोलते हैं रिक्त संबंध, जिसका आंसर होता है 5। ठीक है, ये और एक होता है सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, जिसमें बोलते हैं कि समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो। मतलब जो ये आर होगा वो ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए, या जो आर हो वो ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए। मतलब जो संबंध हो उस संबंध में ए क्रॉस बी के या फिर ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट टोटल आ जाए। जैसे एग्जाम्पल में था ना ये R2, देखो R2 क्या था, वो A क्रॉस B के बराबर था। तो जो ये संबंध था छोटा होने वाला संबंध, ये क्या था, इस A क्रॉस B के लिए सार्वत्रिक संबंध था। ठीक है, तो जो छोटा होने का संबंध था वो A क्रॉस B में सार्वत्रिक संबंध था, तो यहां बोलेंगे R2 सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, और एक बात ध्यान देना, देखो जो रिक्त संबंध होता है ना, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध जो ये दोनों है ना, ये दोनों हमारे चैप्टर में बहुत कम यूज होते हैं। कम मतलब एकदम ना के बराबर। ठीक है, मतलब इनका यूज बहुत ना के बराबर, इसको हम कुछ समझवा नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं समझते हैं तो इसे बोलते हैं तुच्छ संबंध। ठीक है, तो अगर तुम्हें कभी कभी आ जाए कि बताओ तुच्छ संबंध क्या होता है, तो जो सार्वत्रिक संबंध होता है और जो रिक्त संबंध होता है उसे ही क्या बोलते हैं, तुच्छ संबंध बोलते हैं। ठीक है, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को ही हम लोग तुच्छ संबंध कहते हैं। बताओ क्लियर है? सिंपल सी बात है, क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अब आता है संबंधों की संख्या का फॉर्मूला कि संबंधों की संख्या सर कैसे निकालेंगे, संबंधों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देना, देखो इसको बहुत आराम से बहुत प्यार से पढ़ो। देखो लिखा है यदि समुच्चय ए में ना, समुच्चय ए में m अवयव तथा समुच्चय बी में n अवयव हो तो, ठीक है, अगर देखो समुच्चय ए में m अवयव है, समुच्चय बी में n अवयव है, तो a क्रॉस b में m इंटू n अवयव होंगे, m इंटू n अवयव होंगे। ठीक है, तो a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 के पावर mn होगी। ठीक है, सोचो ऐसे भैया, देखो यहाँ पे एग्जांपल लेके बताएंगे भी। ठीक है, होगा ना, अगर a में m अवयव b में n अवयव, तो दोनों के मल्टीपल में m क्रॉस n अवयव, तो कुल उप समुच्चय कितना होगा, 2 के पावर mn होगा। और हमको पता है कि जो उप समुच्चय होता है उसी को संबंध बोलते हैं। अभी न पढ़े कि जो संबंध होता है वो उप समुच्चय होता है, तो जितना उप समुच्चय बनेगा उतना संबंध होगा। तो a से b में जो संबंधों की संख्या होती है वो होती है 2 के पावर mn, बस बात खत्म। ठीक है, सिंपल सा। अब ध्यान देना, अगर मान लो ये एग्जांपल लिख लिए, एक एग्जांपल लिए, मान लो एक सेट x है जिसमें 1 2 3 ये 4 एलिमेंट है। ठीक है, एक सेट y लिए, 4 6 9 लिए। ठीक है, दूसरा सेट ले लिए। अब अगर तुमसे बोले बताओ x से y में संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो x से y में संबंधों की संख्या 2 के पावर mn, बस सोच लो 2 के पावर mn मतलब x क्रॉस y, 2 के पावर mn मतलब x क्रॉस y। पहले में कितना अवयव है, दूसरे में कितना अवयव है, तो 2 के पावर mn, तो 4 गुणे 3, तो 4 गुणे 3 मतलब 12। अरे बोलोगे ना 2 के पावर 4 गुणे 3, तो 2 के पावर 4 गुणे 3 तो कितना आएगा, 2 के पावर 12 आएगा ना। तो संबंधों की संख्या होगी 2 के पावर 12। एकदम फास्ट चलना है, एकदम फास्ट स्पीड में। ठीक है, हम लोग को कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है, तो बस आराम से चीजों को देखो और समझो। ठीक है, पूरा फोकस के साथ एकदम मोबाइल को सामने रखो, देखो हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, एकदम ध्यान सुनो, दिमाग जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, पूरा फोकस के साथ एकदम यहाँ पे बोर्ड पे ना। और देखो जैसे कि एग्जांपल लिए हैं कि बोले कि चलो यार एक संबंध तुम बनाओ, अपने से एक संबंध बनाओ। अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक्स वाई का पेयर बनाओ जहां पर वाई एक्स से भाज्य है। ठीक है, y x से भाज्य, y मतलब दूसरा वाला पहले से कटना चाहिए। तो देखो इसका पकड़ो 4, अब ये 4 किससे किससे कटेगा, तो 4 1 से कटेगा तो 1 और 4 का पेयर बनेगा। 4 2 से कटेगा ना, 4 2 से कटेगा, देखो 2 और 4 का पेयर बनेगा। देखो 1 4 का पेयर बनाया है, फिर 2 4 का पेयर बनाया है। 4 किससे कटेगा, 4 4 से कटेगा, तो 4 और 4 का पेयर बन जाएगा, बनेगा ना। फिर देखो लिखा है y x से भाज्य, मतलब y को x से कटना चाहिए। फिर 6 को पकड़ो, अब देखो 6 किससे किससे कटेगा, तो 6 1 से कटेगा तो 1 6 का पेयर बनेगा। 6 2 से कटेगा तो 2 6 का पेयर बनेगा। 6 3 से कटेगा तो 3 और 6 का पेयर बनेगा। 3 6 4 से नहीं कटेगा तो 4 6 का पेयर नहीं बनेगा। ऐसे तुम्हें उम्मीद करेंगे ऐसे संबंध को पढ़ के, ठीक है, उसका पेयर बनाने आएगा पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यहां तक तो बात रही संबंध का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, संबंध की संख्या कैसे निकालते हैं। संबंध की संख्या होती है 2 के पावर mn,
इस बात को याद करना, संबंधों की संख्या होती है 2 के पावर mn, इस बात को एकदम नोट करके रख लेना, ठीक है। जो संबंधों की संख्या होती है समुच्चय ए से समुच्चय बी में, संबंधों की संख्या होती है 2 के पावर mn। एकदम क्लियर, बोलो यहां तक एकदम क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा स्लो बताएंगे, अब थोड़ा सा स्लो बताएंगे, आराम से बताएंगे, समझना, ठीक है। चलो आते हैं, अब हमारा आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट इसके बाद आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोलो बोलो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? मिस्टर महाराज लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए यार, कहीं नहीं आएगा। देखो तो एक देखो आता है कि संबंध का प्रांत, परिसर, और एक होता है सप्रांत भी होता है, ठीक है। संबंध का प्रांत, सप्रांत और परिसर क्या होता है ना, इसको देख लो तो ध्यान से देखना ना। देखो अगर कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, इस पे अगर कोई एक संबंध परिभाषित है आर, अगर कोई संबंध परिभाषित है आर, एक संबंध लिख दिया है 1, A, 2, A और 2, B, तो इस संबंध का प्रांत क्या होगा? ठीक है, देखो डोमेन का मतलब होता है प्रांत, ये क्या लिखा है? प्रांत, ठीक है, ये लिखा है प्रांत। तो प्रांत का मतलब होता है पहला अवयव, ठीक है। जो इस क्रमित युग्म का जो पहला अवयव होगा उन सब का समुच्चय क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। देखो एक लिखे, अब देखो दो बार है तो तुमको पता है सर जी हम समुच्चय में किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते, 2 या 3 बार लिखते हैं, हर एक एलिमेंट को केवल 1 बार लिखते हैं। ऐसा नहीं कि 2 3 बार लिखेंगे। अगर 2 और 2 बार आए तो लिखेंगे एक ही बार। जैसे 3 होगा, मान लो 3 और 3 2 बार आया है तो समुच्चय के अंदर उस 3 को केवल और केवल 1 बार लिखते हैं ना। तो देखो यहाँ पे हम 1 को लिखे और 2 था तो 2 लिख दिए, तो इसका प्रांत हो गया, ठीक है। और परिसर क्या होगा? परिसर देखो यहाँ पे लिखा है रेंज मतलब होता है परिसर, ठीक है। रेंज मतलब क्या होता है? परिसर। अब इसका परिसर क्या होगा? तो देखो जो दूसरा एलिमेंट है, ये जो ए दिख रहा है दूसरा एलिमेंट, तो जो दूसरा एलिमेंट होता है उसका जो समुच्चय होता है उसे बोलते हैं परिसर। देखो यहाँ पे ए है बी है, तो ए कौन बी, इसका क्या हो जाएगा? परिसर। और सप्रांत क्या होगा? सप्रांत होता है दूसरा वाला। अगर ये संबंध जो संबंध है, अगर वो संबंध ए से बी में गया है ना, अगर जो संबंध है वो ए से बी में गया है तो बोलेंगे कि ए से बी में गया, तो जो बी वाला है, बी क्या है? ये हमारा सप्रांत है। ऐसे बी क्या हो जाएगा? बी हमारा सप्रांत हो जाएगा। एकदम क्लियर, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे ये देख लो एग्जांपल, आ जाओ इसी में थोड़ा आंख फाड़ो अपना। देखो जैसे मान लो ये एक्स है, ये वाई है, अगर हम एक सेट लिख दिए, एक संबंध लिखे आर, ठीक है। देखो ये आर लिखा है, अपने से लिख दिए, एक संबंध लिख दिया अपने से कि भैया A1 का है, A3 का है, B2 का है, B1 का है, तो इस संबंध का प्रांत क्या होगा? प्रांत मतलब पहला वाला। देखो पहला वाला जो एलिमेंट है A B B, ठीक है। जो संबंध का, ठीक है, जो संबंध होता है ना, उस संबंध के क्रमित युग्म का जो पहला अवयव होता है उन सभी का जो समुच्चय कहलाता है वो कहलाता है प्रांत। और जो दूसरा एलिमेंट होता है उनका पेयर लोगे तो मतलब उनका समुच्चय लोगे तो कहलाता है परिसर। और जो दूसरा सेट होता है इसे बोलते हैं क्या? सप्रांत। इसे क्या बोलते हैं? सप्रांत। इसे क्या बोलते हैं? सप्रांत बोलते हैं। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा तुम लोगों को, ठीक है। बढ़े आगे, आते हैं नेक्स्ट। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, IMP, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं? तो देखो क्या बोला है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए, ठीक है, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, देखो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए A बिलोंग्स आर, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या? देखो स्वतुल्य का मतलब क्या? स्वतुल्य, स्वयं तुल्य मतलब स्वयं के बराबर। क्या बोलेंगे? स्वयं के बराबर। तो अगर ऐसा कोई सेट बन गया जिसमें, मतलब ऐसा कोई रिलेशन बना जिसमें वो पेयर बनाने पर उसमें सारे एलिमेंट ऐसे कुछ, मतलब ए के सारे एलिमेंट आ जाए जो स्वयं के बराबर हो, मतलब स्वयं के साथ साथ पेयर बना ले। जैसे अगर एक होगा तो एक किसके बराबर होगा? स्वयं, तो होता है ना स्वतुल्य, स्वयं के बराबर। तो एक के बराबर होगा भैया, 2 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, कौन भाषा में, ठीक है, हो रहा है ना भैया। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, सीधी बात है, वही स्वतुल्य, खुद से प्यार, ठीक है। स्वतुल्य, स्वतुल्य खुद के बराबर, स्वयं के बराबर, स्वतुल्य खुद के बराबर, 1 2 3 4, काम खत्म, हो गया स्वतुल्य, ठीक है। लेकिन एक काम देखना, खुद के बराबर तो हो, लेकिन खुद के बराबर होने के साथ साथ तुम्हें ये चीज नोट कर रहे हो
इस चीज को देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए। प्रत्येक ए मतलब ए में जितने सारे एलिमेंट होंगे उन सबका तुलना, उन सबका स्वयं के साथ तुलना होना चाहिए। स्वयं के साथ तुल्य, तुलना मतलब स्वयं को तुल्य, ठीक है, स्वयं के बराबर होना चाहिए। बात समझे? देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, देखो एक सेट लिखा है ए ना, देखो इस सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है ना। डायरेक्ट सुने हो भैया, बाप का भाई का सबका बदला लेगा रे फैजल, सुने हो ना। तो भाई सबका बदला लेना है तो स्वतुल्य तुमको खुद से सबका बदला लेना है, खुद के बराबर। देखो जैसे ये 1 दिख रहा है ना, तो भैया 1 1 2 2 2 सबका बदला लेना है, सबका, ठीक है, याद रखना। बाप का भाई का बहन का सबका बदला लेना है, ठीक है। तो 1 का भैया 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, 4 का 4 4, सबका बदला लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है ना। हाँ तो वही बात याद रखना। तो देखो इसमें 1,1 तो दिख रहा है भैया, 1,1 हो गया, 2,2 हो गया। अब 3,3 4,4 है या नहीं है? जब इसमें 3,3 4,4 है या नहीं है तो बोलेंगे स्वतुल्य नहीं है, सिंपल सी भाषा, ठीक है, याद रखना। तो स्वतुल्य में स्वयं के बराबर होना चाहिए, ठीक है, और सबका बदला लेना चाहिए भैया, ठीक है। सबका बदला लेगा रे फैजल अपना, ठीक है। तो अगर सबका बदला लिया तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं है ना। तो 3,3 4,4 नहीं था तो नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो इसी में स्वतुल्य में एक आता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। अगर सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे ना, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हम कैसे उसे पहचानेंगे कि वो स्वतुल्य है कि नहीं है ना। तो उसका देखो चेक करने का सिंपल सा नियम होता है, बोला जाता है कि जो संबंध x का y में हो, मतलब जो संबंध दिया होगा, जो संबंध x का y में हो, यदि वही संबंध x का x से हो जाए, अर्थात y के स्थान पर अगर हम x लिख सकते हो तो वो संबंध स्वतुल्य कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो आराम से थोड़ा वेट करो, बस 2 मिनट का टाइम दो, बताते एग्जाम्पल करके ना। देखो एक और आता है सम्मित संबंध। देखो सम्मित संबंध क्या कहता है कि अगर समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सम्मित कहलाता है। यदि देखो इसी को मान लो, ये इसको लिखते हैं ए बी, ठीक है। मान लो कि ए बी यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर से, ठीक है, अगर बी ए, ठीक है, बी ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध, ठीक है। जैसे मान लो जैसे तुम हो, ठीक है, जैसे ई मान लो तुम लोग हो, ठीक है, ई मान लो कोई और है, समझी जाओ कौन है, ठीक है। तुम इधर से बोले, क्या बोले पता है ना, नहीं पता, भैया बोल दो क्या बोल लोगे, ठीक है, कुछ ही बोल दिए मान लो, ठीक है, तुम्हारा प्यार मोहब्बत ना, तुम इसको बोले भैया इधर से तुम्हारा प्यार गया, ठीक है। फिर अगर वापस इधर से प्यार आ गया, मतलब वही मैसेज का रिप्लाई आ गया तुम्हारे, ठीक है, क्या तुम लोग इसी में परेशान हो, तुम लोग का जिंदगी परेशान इसी में है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में तुम इसी में परेशान हो, ठीक है, परेशान हो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को लगता है जिंदगी उसी में है, ठीक है। अगर इसका मैसेज वापस इधर से आ गया, ठीक है, वापस, ठीक है, समझे कि नहीं, मतलब जितना प्यार इधर से गया, देखो ये मैसेज गया, जितना प्यार इधर से गया उतना ही प्यार अगर इधर से भी मिल गया, ठीक है, तो बोलेंगे ऐसा संबंध क्या कहलाता है, सम्मित संबंध कहलाता है। जितना प्यार दिए उतना प्यार मिल गया, ठीक है, जितना दोस्ती दी उतना दोस्ती मिल गया, तो क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध। जैसे अगर ए और बी, सोचो ना, अगर ए और बी आर में है तो अगर इसका उल्टा भी, अगर बी कॉमा ए, अगर ई भी आर में हो गया तो बोलेंगे ये संबंध क्या है, सम्मित है। जैसे सोचो ऐसे, अगर 1 और 2, मतलब अगर 1 2 से प्यार करता है तो अगर 2 भी अगर 1 से प्यार करता है तो इसका मतलब क्या है, ये संबंध क्या है, ये संबंध सम्मित है, समझे कि नहीं। मतलब 1 2 से प्यार करे तो 2 को 1 से प्यार करना पड़ेगा, तभी ये संबंध सम्मित कहलाएगा, नहीं तो सम्मित नहीं कहलाएगा, समझे ना। प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, नहीं तो नहीं, ठीक, एक तरफ से मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आई कि नहीं। चलो तो ध्यान देना, तो तुम्हें पेयर देखना पड़ेगा भैया, दोनों होना चाहिए तभी जाके काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। अब इसी में सर आता है एक आता है क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, उसे कैसे करेंगे। तो देखो अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गया ना, उसको करने का तरीका ये होता है कि जो संबंध x का y में हो, ठीक है, मतलब भैया जितना प्यार x y से करे, अगर उतना ही प्यार अगर y x से कर जाए तो बोलेंगे ये संबंध क्या है, सम्मित है। मतलब जो संबंध x का y में हो, अगर वही संबंध y का x से बन जाए तो संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। चलो
देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे बता दें, नहीं तो बोलो सर जी क्वेश्चन बता ही दे रहे, बस स्टेटमेंट बता रहे। एक और देख लो, बस एक लास्ट देख लो संक्रामक, इसके बाद तुमको क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक और देख लो फिर क्वेश्चन करवाएंगे, आराम से आएगा ना। देखो एक देखो संक्रामक क्या बोलता है, देखो संक्रामक में संक्रामक फैलाना, सोचो ना संक्रामक मतलब क्या, संक्रमण फैलाना। और कैसे फैलेगा, जब शादी ब्याह होगा तभी फैलेगा ना। शादी ब्याह होगा, बच्चा उच्चा पैदा होंगे, भैया पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब परेशान, जानते ही होगा ना। अब ध्यान देना, वही चीज याद करना ना। सोचो देखिए क्या कहता है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, ठीक है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, ठीक है, संक्रामक संबंध कहलाता है यदि, ठीक है, यदि देखो अब इसको ऐसे लिख रहे हैं यदि, ठीक है, देखो लिखेंगे यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर से, ठीक है, आर से ए सी बिलोंग्स आर प्राप्त हो जाए, ठीक है। मतलब अगर ए बी आर में हो और बी सी आर में हो, ठीक है, अगर ए बी आर में हो बी सी आर में हो और इन दोनों से ए सी आर में प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो बोलेंगे संबंध संक्रामक है। मतलब कैसा, जिसको सही से बताइए, देखो सही से सोचो। कहने का मतलब ये कि अगर कोई समुच्चय है ना, अगर उस समुच्चय ए में मान लो अगर ये ए कॉमा बी आया ना, अगर ये ए कॉमा बी मिला, ठीक है, और बी कॉमा सी मिला, ठीक है, अब सोचना अगर ये दोनों आर में मिल गए, ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या खोजना है, ए बी और बी सी को आर में खोजना है कि इन दोनों का संबंध बनेगा कि नहीं। अब देखो इन दोनों का संबंध जो है, मतलब जो ए सी का जो संबंध है, ए सी का संबंध बनाने का जो काम है वो देखो भैया मिला है बी को। देखो यहाँ बी दिख रहा है ना सबको, तो बी क्या है, देखो बी दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब देखो ई हमारा है अगुआ, क्या बोलोगे, ई सर जी हमारा अगुआ, जैसे होता है ना शादी ब्याह से पहले, शादी ब्याह से पहले देखो अगुआ आता है, लड़का देखा इधर लड़की देखा, ठीक है। अब देखो जब अगुआ मिलेगा भाई तभी तो शादी ब्याह होगा ना, मतलब अधिकतर तो उसी तरह होता है, बाकी लोग अपना अलग से करते हैं, समझ रहे होगे ना, बाकी तुम लोग समझदार हो ही ना। तो उसके बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं अगुआ वाला कहानी, ठीक है, मतलब ये अरेंज मैरिज है, इसको देखते हैं। तो अरेंज मैरिज क्या, देखो ये अगुआ मिल गया ना, तो तुम्हें क्या खोजना है, पहले अगुआ। सोचना कि संक्रामक का मतलब हमको क्या खोजना है, अगुआ। संक्रामक मतलब शादी करवाना है, शादी करवाने के लिए सबसे पहले हमको खोजना है अगुआ। क्या खोजेंगे, अगुआ। तो देखो अगर अगुआ मिल गया, देखो अगुआ मतलब कॉमन, अगुआ मतलब क्या, कॉमन, ए बी कॉमा बी सी अगर मिल गया, अगर अगुआ मिल गया तो अगुआ मिलने के बाद हम क्या करेंगे, ए सी का जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। अगर ए सी का जोड़ी बन गया और इन दोनों का शादी हो गया, शादी होने का मतलब अगर इस संबंध में आ गए, देखो अगुआ मिला ए बी कॉमा बी सी, अगुआ मिल गया, अगर अगुआ मिलने के बाद अगर ए सी का जोड़ी बन गया, ठीक है, अगुआ मिलने के बाद एसी का जोड़ी बन गया, अगर जोड़ी बनने के बाद अगर एसी का शादी हो गया, शादी हो गया, बात सुनना, एसी बिलोंग्स टू आर मतलब उन दोनों का रिलेशन पक्का हो गया। अगर एसी का शादी हो गया तो बोलेंगे संक्रामक है, और अगर एसी का शादी नहीं हुआ, मतलब अगर एसी आर में नहीं हुआ तो बोलेंगे संक्रामक नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, चलो आओ देखो बता रहे हैं, देखो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना। अब इस क्वेश्चन में देखो आराम से, पहले चेक करते हैं स्वतुल है कि नहीं, देखो पहले चेक करेंगे स्वतुल है कि नहीं, ठीक है, स्वतुल है कि नहीं। स्वतुल का मतलब क्या, स्वयं के बराबर। स्वतुल का मतलब क्या, स्वयं के बराबर। स्वयं के बराबर मतलब क्या, सबका बदला लेना है, ठीक है। बताओ एक का लोगे, एक का, दो का, तीन का, तो 1,1, 2,2, 3,3, देखो है कि नहीं, देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, मतलब ये स्वतुल तो है, काम खत्म, स्वतुल तो हो जाएगा। बताओ समझे कि नहीं, बताओ स्वतुल होगा ना, चेक करो इसे, सम्मित होगा कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, देखो इसमें 1 है, इसमें 1 2 देखना है नहीं। देखो ध्यान देना, अगर तुम्हें कभी भी सम्मित चेक करना हुआ या संक्रामक चेक करना हुआ ना, तो हमको सेट ए से कोई मतलब है नहीं ना, और जो संबंध दिया होगा ना उस संबंध में जो सेम टू सेम वाला पेयर होगा, मतलब जो स्वतुल वाला होगा उसे हटा दो, ठीक है। इसे क्या करो, इसे इग्नोर कर दो, ठीक है, इसे मत देखो भैया, इसे तुम्हें देखना नहीं है, बस जो बचा है उसमें लगाओ दिमाग। सम्मित मतलब क्या बताए थे भैया, 1 2 तो 2 1 होना चाहिए, उसका उल्टा ए बी तो बी सी होना चाहिए। तो जैसे ये 1 2 है, अब 1 2 का उल्टा 2 1, क्या इसमें 2 1 है, तो बोलोगे जो 2,1 है, ठीक है, 1 2, ठीक है, इसका जो उल्टा अगर होगा तो 2,1 जो होगा, सर जी ये तो आर में है नहीं। अब अगर ये आर में नहीं है तो मतलब ये सम्मित नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ये सम्मित नहीं है, ठीक है, क्या बोलेंगे, सम्मित नहीं है, काम खत्म।
ठीक है। अब देखो यहाँ तो सब लोग कर लेता है, बात आती है संक्रामक की ना, उसी में लोग फंसते हैं कि संक्रामक कब होगा कब नहीं होगा। तो बस ध्यान देना भैया, संक्रामक में क्या करना है, तुमको जोड़ी बनाना है, ठीक है। अब कैसे बनाओगे ध्यान देना, देखो ये 1,2 दिख रहा है, 1,2 के लिखो, ठीक है। अब 1,2 का भैया जोड़ी किससे बनेगा, तो भैया 2 है ना, 2 खोजोगे, ठीक है। 2 कहाँ है, देखो अब 1,2, ठीक है। तो 2 से शुरू होने वाला कोई पेयर है, देखो 1,2 2,3 ये मिला ना, देखो जोड़ी बन गया। लो भैया, अब जोड़ी अगर बन गया तो भैया लो अब कराओ आगे का प्रोग्राम। क्या होगा, देखो 1 2 2 3 है, अगर 1 2 2 3 हो गया तो भैया किसका शादी होगा, 1 3 का होगा। अब देखो 1 3 है कि नहीं, अब देखो क्या 1 3 रिलेशन में है भैया, अगर 1 3 रिलेशन में होगा तो संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिख रहा है, देखो 1 3 है तो भैया चलो 1 3 का है मतलब होगा। लेकिन ये बात ध्यान देना, अब ई नहीं कि सर जी 1 से बन गया तो काम खत्म, भैया 1 नहीं, जितने सारे होंगे तुम्हें सब में खोजना है, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं, सबका खोजोगे, सबका जोड़ी बनाओगे, जिसका जिसका बनेगा बनाओगे, बनाने के बाद देखोगे भैया शादी ब्याह हो रहा है कि नहीं, अगर हो जाएगा तो संक्रामक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, काम खत्म ना। अब देखो, अब 2,3 लो, 2,3 लिए, इसका जोड़ी बनाओ, 2,3 है तो 3, तो 3 से शुरू होने वाला कोई है, इधर नहीं आना है, उधर ही देखना है। 2,3 तो 3 से शुरू होने वाला कोई है नहीं, तो इसका जोड़ी नहीं बनेगा, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद 1,3 देखो, ये 3 है, इसका जोड़ी नहीं बनेगा, ठीक है। तो बताओ ये संक्रामक हुआ कि नहीं होगा, कोई बताएगा संक्रामक होगा कि नहीं होगा। अब मेरी बात को बहुत आराम सुनना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। देखो यहाँ पे जोड़ी बना, ठीक है, जोड़ी बना, शादी हुआ, संक्रामक है, मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जोड़ी नहीं बना ना, तो अब ये मत बोलना सर जी संक्रामक नहीं है ना। देखो संक्रामक कब नहीं होगा, ध्यान देना, इस बात को सुनना, संक्रामक कब नहीं होगा, उस बात को हम लोग ऐसे वेरीफाई करेंगे कि अगर जोड़ी बन गया, मतलब ये जोड़ी बना, जोड़ी बनने के बाद अगर वो रिलेशन में नहीं हुआ तब बोलेंगे संक्रामक नहीं है। देखो जब यहाँ पे इसका जोड़ी बन नहीं किया, 2,3 है भैया, जिसका जोड़ी नहीं बना, ठीक है, अब इसका भगवान ने कुछ नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे ना। तो अगर इसका जोड़ी नहीं बना छोड़ दो, जाने दो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। 1,3 इसका जोड़ी नहीं बना, छोड़ दो, हटाओ, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जिसका जोड़ी नहीं बना उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, काम खत्म। बस तुम्हें देखना है जोड़ी कहाँ बना, जोड़ी यहाँ बना, शादी हो गया मतलब संक्रामक है, अगर नहीं होता तो बोलते संक्रामक नहीं है। जैसे एग्जाम्पल एक और लो, इधर आओ, ठीक है। देखो जैसे एग्जाम्पल लो, इसमें बताओ ये स्वतुल होगा कि नहीं। स्वतुल मतलब क्या, स्वतुल मतलब क्या भैया, स्वतुल स्वयं के बराबर, ठीक है। स्वयं के बराबर मतलब क्या, देखो ये 1 दिख रहा है, 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 इसमें मौजूद है। देखो 1 1 2 2 3 3 मौजूद है, मतलब संक्रामक सॉरी सम्मित है ना, ये स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य है। सम्मित है कि नहीं बता दो। अच्छा देखो सम्मित में क्या बताया था, सबका उल्टा। अब देखो सबका उल्टा खोजने के लिए देखो जो ये सेम टू सेम वाला इसको छोड़ दो, देखो क्योंकि 1 और 1 का उल्टा 1 और 1 ही होगा, 2 और 2 का उल्टा 2 और 2 ही होगा, 3 और 3 का उल्टा 3 और 3 ही होगा, तो इसमें ये क्या है, ये सम्मित है। अब बस बात आएगी संक्रामक की, बताओ ये संक्रामक है कि नहीं। अब कौन बताएगा ये संक्रामक होगा कि नहीं होगा, संक्रामक होगा कि नहीं होगा। देखो जैसे अगर हम इसका जोड़ी बनाए, बताओ 1,1 तो 1,1 का जोड़ी बनेगा, 1,1 का जोड़ी मतलब 1 से शुरू होने वाला क्या कोई इसमें पेयर दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो इसका जोड़ी नहीं बना, हटा दो, ठीक है। 2,2 का इसका भी जोड़ी नहीं बना, इसको भी हटा दो, ठीक है। 3,3 का इसका भी जोड़ी नहीं बना, तो इसको भी हटा दो। अब बताओ क्या संक्रामक है, इसे क्या बोलेंगे, ये संक्रामक है कि नहीं है, ठीक है। तो इसे भी बोलेंगे संक्रामक है। इस परिभाषा को समझना, देखो परिभाषा जो बोला था ना, उस परिभाषा में देखो ये बात लिखी हुई थी ना कि ए बी, देखो ए बी और BC होना चाहिए। अगर AB और BC मिल गया, बात सुनना, अगर AB और BC मिल गया उसके बाद देखो AB और BC मतलब जोड़ी बन गया, अगर जोड़ी बनने के बाद अगर AC R में होगा तो बोलेंगे संक्रामक है, और अगर AC R में नहीं होगा तो बोलेंगे संक्रामक नहीं है। बस ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। जोड़ी बनने के बाद अगर AC आ गया तो संक्रामक है, नहीं आया तो संक्रामक नहीं है ना। बाकी देखो जब जोड़ी बनाई नहीं तो बोलेंगे संक्रामक है, क्या बोलेंगे, बोलेंगे संक्रामक है, ठीक है। भैया अलग से सेटिंग, काम खत्म। इधर आओ, इसका बताओ। अच्छा बताओ ये क्या होगा, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक क्या होगा। आराम से क्वेश्चन देखना और सही से आंसर बताना ना। सबसे पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा स्वतुल्य, ठीक है। चलो भैया सबका बदला लेना है, आ जाओ। स्वतुल्य तो क्या बोलेंगे, बदला लो भैया, 1 का 2 का 3 का, तो 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है,
एक एक, दो दो, तीन तीन, तीन तीन नहीं दिख रहा है सर जी। तीन तीन अगर नहीं दिख रहा है तो बोलेंगे ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अगर तीन तीन इसमें है या नहीं है तो क्या है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य मतलब होता है सेम टू सेम, स्वतुल्य सेम टू सेम, लेकिन सबका सेम टू सेम होना चाहिए, सबका। तो एक एक, दो दो, तीन तीन है या नहीं है तो बोलेंगे तीन तीन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये स्वतुल्य नहीं है। सम्मित है कि नहीं बताओ, ये जो है ये सम्मित है कि नहीं। अब सम्मित के लिए क्या करेंगे, सम्मित के लिए सबका उल्टा खोजो, उल्टा। अब देखो जब उल्टा खोजेंगे ना तो सेम टू सेम वाले एलिमेंट को छोड़ दो। संक्रामक चेक करने के लिए और सम्मित चेक करने के लिए हम सेम टू सेम वाले पेयर को छोड़ देते हैं, जो बचता उसमें खोजते हैं ना। देखो तो इन दोनों को छोड़ो, इन दोनों पे ध्यान मत दो, ठीक है, क्योंकि इस पर ध्यान देना ही नहीं, कोई फायदा नहीं है ना। देखो एक दो एक, दो एक का उल्टा एक दो, देखो दो एक का उल्टा एक दो। अब एक दो जो है ये तो आर में है ही नहीं, अब जब ये आर में है या नहीं तो सम्मित भी नहीं होगा, लो भाई सम्मित भी नहीं है। अब बताओ ये संक्रामक होगा कि नहीं, ठीक है, संक्रामक है कि नहीं, ठीक है। तो संक्रामक क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, संक्रामक में जोड़ी बनाएंगे, जोड़ी बनाओ, लो भैया देखो दो और एक बना, तो दो और एक का जोड़ी किससे बनेगा, दो एक, तो एक से शुरू होने वाला, देखो दो और एक है ना, दो एक मतलब एक से शुरू होने वाला, एक तीन है, ठीक है। तो भैया जोड़ी किसका बनेगा, जोड़ी बनेगा दो और तीन का, ठीक है। अब बताओ क्या दो और तीन रिलेशन में है, देखो अगर एक दो और एक तीन जोड़ी बन गया, जोड़ी बनने के बाद अब देखना, जोड़ी बनने के बाद रिलेशन में कौन आया, दो तीन। अब क्या दो तीन ये रिलेशन में है, ये संबंध में है दो तीन, देखो इसमें, इसमें क्या संबंध में तुमको दो तीन दिख रहा है, अगर इसमें दो तीन नहीं दिख रहा है मतलब ये क्या है, संक्रामक नहीं है, ठीक है, संक्रामक नहीं है, तो बोलेंगे संक्रामक नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, ठीक है, बोलो क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं जो स्टेटमेंट वाला था, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, बाय चांस मान लो, देखो अब अगर नंबर आएगा तो उम्मीद करेंगे कि जो सेट वाले क्वेश्चन होंगे, सेट वाले क्वेश्चन को तुम लोग कर लोगे आराम से, क्लियर है। अब थोड़ा बात ध्यान देना ना, अगर सर क्वेश्चन आया स्टेटमेंट वाला तो उसे कैसे करेंगे, जैसे लिखा है कि L1 L2 पर लंब है। अब अगर ये L1 L2 पर लंब है तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे चेक करेंगे, ये स्वतुल्य है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो ध्यान देना, तो ध्यान से देखो, थोड़ा पढ़ना, यहाँ पर तुम लोग का बताए थे, ठीक है। स्वतुल्य का मतलब बताए थे कि जो संबंध x और y में है, जो संबंध x और y में है, यदि वही संबंध x का x से हो जाए, अर्थात y के स्थान पर x लिख सके ना। तो देखो जो संबंध x और y का दिया है ना, जो संबंध x और y का दिया है, अगर वही संबंध x का x से हो जाए, मतलब अगर जो संबंध L1 का L2 से दिया है, तो अगर वही संबंध L1 का, ठीक है, L1 से हो जाए, मतलब जहां पे L2 था वहां पर भी L1 रख के पढ़ो, L1 पर लंब है, तो क्या ये बात सही है। अगर हम बोले कि L1 L1 पर लंब है तो किसको लगता है सही होगा, सोचो। अगर हम दो रेखा बनाए, एक रेखा हो गई L1, एक रेखा हो गई L2, दोनों आपस में लंब है, तो अगर हम बोले कि L1 L1 पर लंब है, ये बात तो गलत है, इसका मतलब क्या है, ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब अगर हमें इसे चेक करना है कि सम्मित है कि नहीं, तो सम्मित में क्या करना पड़ेगा, सम्मित में उल्टा करना पड़ेगा भैया, जो संबंध x का y से वही संबंध y का x से होना चाहिए, तो जो संबंध L1 का L2 से वही संबंध L2 का L1 से होना चाहिए। तो अब उसी संबंध को दोबारा पलट के लिखो, अगर हम बोले कि L2 L1 पर लंब है, क्या बोले, L2 L1 पर लंब है, तो क्या बात सही है। देखो अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर लंब है, बात सही है, मतलब ये क्या है, सम्मित है। संक्रामक है कि नहीं, देखो संक्रामक में ये जोड़ी बनाते, तीन लेंगे, बोलेंगे L1, देखो ऐसे कि L1 L2 पर लंब है, ठीक है, और L2 L3 पर लंब है। अब देखो L3 बनाओ, देखो बनाते हैं, सुनो ध्यान से देखना, L1 L2 पर लंब है, और जो ये L2 है ना, जो ये L2 है, एक रेखा मान लो हम यहाँ पे खींच दिए L3, ये L3 पर लंब है, ठीक है। तो देखो A का B से, B का C से, तो क्या A का C से संबंध बनेगा, तो मतलब क्या L1 L3 पर लंब है, क्योंकि संक्रामक में तीन ठो लेना पड़ेगा, L1 L2 पर, L2 L3 पर, तो क्या L1 L3 पर लंब है, नहीं भैया, L1 तो L3 का समांतर है, मतलब ये संक्रामक नहीं है, क्या है, संक्रामक नहीं है। तो ऐसे हमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उम्मीद करेंगे समझ में आएगा ना। चलो एक आते हैं सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन ना। अब देखो तुल्यता संबंध क्या होता है, सिंपल सा है, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, उसे बोलते हैं तुल्यता संबंध, ठीक है। अब ध्यान सुनना एकदम आराम से, देखो एक संबंध लिखा है कि एक्स वाई का पेयर है, ठीक है,
जहां पर x बराबर y है, ठीक है, हमको ऐसा संबंध दिया कि भैया x y के बराबर है, तो जो ये बराबर होने का संबंध है, क्या ये तुल्यता संबंध है? अगर x बराबर y लिखा है तो क्या ये बराबर होने का संबंध तुल्यता संबंध है? तो याद कर लो, अगर तुम्हें संबंध को चेक करना है ना, तो स्वतुल्य क्या कहता है कि जो संबंध x का y से हो, वही संबंध अगर x का x से हो जाए तो स्वतुल्य कहलाता है। तो देखो x बराबर लिखा था y था, तो जहां पे y था वहां पे x लिख दोगे, तो x बराबर x लिख सकते हैं। ये बात सही है। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये स्वतुल्य है, ऐसे काम खत्म हो जाएगा। अगर x बराबर y है, हमें चेक करना है कि ये संबंध क्या है, सममित है कि नहीं। सममित मतलब जो संबंध x का y से है, अगर वही संबंध y का x से हो जाए तो उसे बोलेंगे सममित संबंध है। तो इसको पलट के लिख दो y बराबर x, तो ये भी सही बात है, ठीक है, मतलब ये सममित भी है। संक्रामक होगा कि नहीं, तो संक्रामक में 3 लेना पड़ेगा, ठीक है, 3 तो कैसे कि x बराबर y, y बराबर x, तो क्या x बराबर z होगा, ठीक है, बस चेक करो फटाक से वही चीज। देखो कि अगर x बराबर y, y बराबर z, तो क्या x बराबर z होगा, तो भैया हाँ होगा, तो मतलब ये संक्रामक भी है। ऐसे चेक करेंगे स्टूडेंट वाले क्वेश्चन को ना, बात समझ में आएगी नहीं। तो दोनों तरीके से आना चाहिए सबको, ठीक है, ये सब फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट भी है, थ्योरी भी है, सब कुछ है, सब कुछ दिमाग में घुस जाना चाहिए। बताओ क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। संबंध किसे कहते हैं, संबंध की संख्या क्या होती है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा कैसे चेक करेंगे, ये सब कुछ सबको समझ में आया, ठीक है। देखो कुछ भी नोट मत करना अभी, ठीक है, क्लास खत्म होगा, इसका तुम्हें PDF मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट पूरा पे मिल जाएगा, तो आराम से तुम डाउनलोड करके फिर इसको आराम से नोट करके एक जगह लिख लेना। बस अभी फिलहाल बस समझने फोकस करोगे क्या समझाया जा रहा है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, अब देखो बोला है फलन। देखो फलन किसे कहते हैं, देखो फलन का परिभाषा एकदम सिंपल है। बोला है कि समुच्चय A का समुच्चय B पर फलन जो होता है वो A क्रॉस B का एक ऐसा संबंध होता है कि संबंध के कोई भी 2 क्रमित युग्म का, ठीक है, पहला अवयव समान न हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी संबंध लिखा है जिसमें किसी भी 2 क्रमित युग्म का पहला अवयव समान न हो, उसे बोलेंगे फलन। सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। देखो जैसे अगर देखो ये संबंध लिखा है ना, देखो इस संबंध में, देखो इस संबंध में, देखो इसका देखो पहला अवयव क्या है, A है, इसका पहला अवयव है, देखो ये A दिख रहा है, यहाँ पर भी A दिख रहा है, मतलब ये फलन नहीं है। ये क्या है, फलन नहीं है, ठीक है। फलन का 2 परिभाषा होता है, मतलब होता है एक ही है, बस उसी से दूसरा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा संबंध है, ठीक है, जिसमें, ठीक है, उसके क्रमित युग्मों का, मतलब 2 क्रमित युग्मों का पहला अवयव समान नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं कि भैया ये फलन है। लेकिन अगर किसी भी 2 क्रमित युग्म का पहला अवयव समान आ गया, जैसे देखो इसका पहला अवयव A है, इसका पहला अवयव है, तो अगर सेम टू सेम आ गया, मतलब ये कभी भी फलन नहीं होगा, ठीक है। देखो इसमें सबका अलग अलग है, देखो यहाँ पे A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, बस तुम्हें पहला अवयव देखना है, दूसरा अवयव से कोई मतलब नहीं है। अगर पहला अवयव अलग अलग है, मतलब ये क्या है, ये फलन है, ठीक है। तो एक फलन की परिभाषा ये होती है, ठीक है। और दूसरी परिभाषा देखो एक ऐसे बोलते हैं कि समुच्चय A का समुच्चय B पर जो संबंध है, जो संबंध फलन कहलाता है यदि A के प्रत्येक अवयव का, ध्यान सुनना, ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है A के प्रत्येक अवयव का, मतलब A में जितने सारे एलिमेंट होंगे उन सब का, ठीक है, क्या बोलेंगे तब कि B में केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको ऐसा समझो ना, जैसे मान लो एक सेट ये है, ठीक है, सोचो जैसे सेट A होगा ये हमेशा बच्चों का होगा, और जो सेट B होगा मान लो ये लड़कियों का होगा ना। तो देखो जैसे अगर बोले कि अगर ये संबंध, जैसे मान लो एक संबंध लिखा है, ठीक है, ठीक है, संबंध किसका मान है, मान लो संबंध है मम्मी होने का, ठीक है ना। तो मान लो जैसे एक लड़का है भैया ना, इसकी मम्मी ये हो सकती है, ठीक है, दूसरा लड़का है इसकी मम्मी हो सकती है ना। तो ये पॉसिबल केस है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, ठीक है। मतलब अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो भैया इन दोनों की भैया एक माँ हो सकती है, सही बात हो सकती है। तो मतलब अगर ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है, ऐसा अगर तुम्हें फिगर बन गया कि यार 2 एरो गया है, एक एरो यहाँ से, एक एरो यहाँ से, ये दोनों एरो जाके किसी अगर एक पॉइंट से मिल रहा है, तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो ये फंक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, सोचो एक ही बच्चा है, सोचो ये बच्चा है भैया, मान लो ये बच्चों का समूह है, ये हमेशा दिमाग में रखना, ये बच्चों का समूह है, इधर लड़कियों का समूह है ना। चलो तो बताओ अगर ये एक बच्चा है ना, ये लड़का है, अब अगर ये बोलता है चलो भैया ये माँ होने का संबंध है, तो भैया एक बार बताता है चलो इसकी माँ एक बार ये है, ये बता रहा है, इससे मिल गया, और एक बार बता रहा है भैया इस बच्चे की माँ चलो भैया ये है, ठीक है, ये बता गया। अब बताओ ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है।
भैया एक बच्चे की 2 माँ कैसे पॉसिबल है, ठीक है, तो नहीं है, मतलब मार खाने वाला काम कर रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, ई फलन नहीं है, सीधी बात है। तो ऐसे इसको कहीं भूलना मत, फिगर से हमेशा तुम्हें याद रहे, हमेशा बीच में कि भैया 2 है तो भैया 2 लोगों की भैया 1 माँ हो सकती है, लेकिन 1 का 2 माँ नहीं हो सकता, काम खत्म, ठीक है। अब जैसे तुमको दिखाते हैं फिगर, फिगर देख के बताओ ना, फिगर देख के बताओ इनमें से कौन सा फलन होगा, कौन सा फलन नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना, देखो बोला है यहाँ पर, देखो लिखा है ना कि फलन, ठीक है, देखो लिखा है फलन 2 बिंदुओं पर 1 मान दे सकता है। तो यहां से देखो हम एक चीज बोल सकते हैं कि 2 बिंदुओं पर 1 मान हो सकता है, लेकिन एक बिंदु पर 2 मान कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब फिगर देखो थोड़ा सा, अब बताओ ये फलन होगा कि नहीं। देखो इसकी माँ ये, सोचो इसकी माँ ये, इसकी माँ ये, मतलब ये है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देखो ये भी होगा सर जी, इसकी माँ ये, इसकी माँ ये, इसकी माँ ये, कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ ये होगा कि नहीं, तीसरा कोई बताएगा, ध्यान से देखना। देखो जैसे ये 1 बोल रहा है, भैया इसकी माँ ये हो गई, इसकी माँ ये हो गई, अब देखो 3 बच गया, ठीक है। और देखो इसीलिए इस परिभाषा में लिखा था कि ए के प्रत्येक अवयव का, कि समुच्चय ए में जितने सारे अवयव हो उन सबका प्रतिबिंब होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर ये एलिमेंट बच गया इसका मतलब ये फलन नहीं है। इधर का देखो बच सकता है, इधर बचेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इधर बच गया तो इसका मतलब ये फलन नहीं है। तुम सोचो ना, अब ये बच्चा है तो भैया इसकी कोई ना कोई तो माँ होगी ना, सीधी बात है, तो नहीं बच गया तो काम खत्म, मतलब फलन नहीं है। तो भूलना मत ये ना, तो फलन का कॉन्सेप्ट वाला भूलना मत, हमेशा याद रहे कि यार तुमको फलन पहचानने आए, ठीक है। फिगर दिया जाए तो फिगर देख के तुरंत बता दो कि यार ये फलन है कि नहीं है ना, समझे। और इस बात को नोट करके एकदम दिमाग में छाप लेना कि फलन 2 बिंदुओं पर 1 मान दे सकता है, लेकिन एक बिंदु पर 2 मान कभी नहीं दे सकता है, ठीक है। चलो ये तो रहा फलन का परिभाषा। अब देखो फलन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो फलन की संख्या का फॉर्मूला होता है n के पावर m। n के पावर m मतलब अगर समुच्चय a में अगर m अवयव हो, समुच्चय b में अगर n अवयव हो, तो a से b में, देखो यहां से ऐसे एरो बना है ना, a से b में जो फलन की संख्या होगी वो होगी n के पावर m। क्या हो जाएगा, n के पावर m। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम समुच्चय a बोले, समुच्चय a में अगर 1 2 3 अवयव हैं, ठीक है, समुच्चय b में अगर a और b 2 अवयव हैं, तो a से b में संबंधों की संख्या नहीं, फलनों की संख्या कितनी होगी, तो फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलेंगे n के पावर m। ध्यान सुनना, देखो m से n एबीसीडी आता है ना, तो एबीसीडी में भैया पहले m आता है, m n o बोलते हैं ना, तो पहले m फिर n ना, तो इसमें होगा m, इसमें होगा n, तो फलनों की संख्या होती है n के पावर m, तो n के पावर m 2 के पावर 3 बराबर 8, ठीक है। तो a से b में फलनों की संख्या हो जाएगी 8। अब देखो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फलनों के प्रकार। अब फलन कितने प्रकार के होते हैं देख लो भैया। सबसे पहला आता है एकैकी फलन, ठीक है। देखो नाम में छिपा है एकैकी, नाम में सब कुछ रखा है एकैकी, ठीक है, एक का एक से है ना। देखो लिखा है कि एक फलन f x से y में एकैकी कहलाता है यदि x के भिन्न भिन्न अवयव, ठीक है, y के भिन्न भिन्न, सॉरी x के भिन्न भिन्न अवयव का y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, ठीक है। या बोल सकते हैं कि x के अलग अलग अवयव y के अलग अलग अवयव से मिलते हो, तो उसे बोलेंगे क्या, एकैकी फलन। देखो जैसे ये दिख रहा है, देखो इसमें देखो ये इससे मिला, इससे मिला, अब देखो यहाँ पे जो 3 है ना वो जाके C से मिल रहा है, और जो 4 वो भी जाके C से मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों C से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये एकैकी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग जाके 1 से मिल रहे हैं। एकैकी मतलब एक लोग केवल 1 से मिले, मतलब एक बिंदु पर 1 मान, ठीक है। देखो ये एकैकी है, बस ऐसे पहचानना है। अब देखो ये तो गया फिगर से, हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, तो स्टेटमेंट बोलते हैं कि अगर कोई फलन एकैकी है, तो एकैकी होने के लिए बोलते हैं कि यदि, ठीक है, यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो, ठीक है, मतलब अगर फलन का मान बराबर हो, तो फलन का मान बराबर, तो उस बिंदु का मान भी बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये फलन एकैकी कहलाएगा। सोचो अगर फलन का मान बराबर है और दोनों बिंदु अगर अलग अलग होगा, सोचो ये x1 ऊपर होगा x2 नीचे होगा, अगर दोनों अलग अलग होगा तो इसमें क्या होगी, 2 रेखा जाएगी, एक ऊपर से एक नीचे से, तब तो ये फलन एकैकी होगा नहीं। हम चाहते ये फलन एकैकी हो, मतलब केवल एक लाइन जाए, तो इस x1 को और x2 को आपस में सटा देंगे, बोलेंगे x1 बराबर x2, तो मतलब फलन एकैकी हो जाएगा। तो ये केस बन जाता है कि अगर कोई फलन एकैकी होगा तो एकैकी फलन के लिए बोलते हैं यदि f ऑफ x1 बराबर f x2 हो, तब x1 बराबर x2 होगा ही होगा, तभी जाके उस फलन को एकैकी बोलेंगे। और अगर सोचो ऐसे, और अगर सर x1 x2 के ऊपर ना हो,
x1 अलग हो, x2 अलग हो, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे x1 यहाँ पर रहेगा, x2 यहाँ पर रहेगा, तब तो ये क्या हो जाएगा, बहु एकाकी ना। तो यहाँ पे देखो एक केस और जाता है कि अगर फलन का सर जी मान बराबर हो, तो अगर बिंदु का मान बराबर आ गया तो बोलेंगे एकाकी है, और अगर बिंदु का मान बराबर नहीं आया तो बोलेंगे फलन एकाकी नहीं है, मतलब बहु एकाकी है, बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा फिगर, बहु एकाकी का फिगर, फलन का मान बराबर है, लेकिन सोचो x1 x2 दोनों दूर दूर है, दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो बहु एकाकी फलन हो गया। ठीक है, मान तो सेम आएगा दोनों का, लेकिन अलग अलग। जैसे जैसे बोले, जैसे अगर हम ले ले कि f(x) इक्वल टू, अगर हम x स्क्वायर ले ले तो सोचो कि f ऑफ 1 का मान भी 1 आएगा, और f ऑफ -1 का मान भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 पे भी आंसर 1 आएगा और -1 पे भी आंसर 1 आएगा, तो दो बिंदु पे आंसर सेम आएगा, बिंदु तो बराबर नहीं है, मतलब ये फलन एकाकी नहीं है, ऐसे। चलो अब देखो एक आता है एकाकी फलनों की संख्या। एकाकी फलनों की संख्या कैसे निकालते हैं? सोचो, अगर सर मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, अगर समुच्चय ए से, देखो अगर समुच्चय ए से समुच्चय बी में, ध्यान से देखना, समुच्चय ए से समुच्चय बी में अगर हमें एकाकी फलनों की संख्या निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है NPM। ठीक है, n मतलब सोचो, देखो mn होता है, याद करना, mn, समुच्चय ए में जो एलिमेंट होगा उसे बोलेंगे m, समुच्चय n में जितने एलिमेंट होंगे मतलब b में उसे बोलेंगे n। ठीक है, m से n ना। तो a से b में एकाकी फलनों की संख्या का फॉर्मूला होता है NPM, n में से m निकाल लो, NPM। ठीक है, और एक बात ध्यान देना, हमेशा जो b वाला सेट होगा ना, b वाले सेट में अवयव की संख्या ए वाले सेट की अवयव के संख्या से ज्यादा होगी या बराबर होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये केस याद रखना। ठीक है, कि एकाकी फलन होने के लिए हमेशा बी में अवयव की संख्या ए की अवयव की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, या फिर बराबर, तभी वो एकाकी फलन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो। देखो जैसे अगर बोले कि मान लो सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट ए से सेट बी में, ठीक है, सेट ए से सेट बी में एकाकी फलनों की संख्या क्या होगी? ठीक है, अब देखो सेट ए में कितने सारे एलिमेंट है? ठीक है, देखो यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया, यहाँ पे ई कर लो। ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ पे ई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कितने सारे एलिमेंट है? देखो ए में m बराबर हो गया 4। ठीक है, बी में कितना हो गया, n बराबर 5। ठीक है, तो एकाकी फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी? NPM। तो बस यहाँ पे तो मान रखो, n का मान 5 रखो और m का मान 4 रखो, सॉल्व करो, लगा दो फैक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, 5 फैक्टोरियल माइनस 5 माइनस 4 फैक्टोरियल आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा 120। ठीक है, सही बात है, तो उतने बनेंगे क्या फलन। जैसे क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, कर सकते हो ऐसा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम टू सेम होगा तो लिख देना 3p3। ठीक है, बराबर होगा तो भी एकाकी फलनों की संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, अगर दोनों में सोचो, अगर दोनों मान लो 4 आ गया है, सर इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो क्या बोलोगे, 4p4 बोल देना कि 4p4 बनेगा, मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, आंसर कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। अब 4 फैक्टोरियल का मान निकाल लेना भैया अच्छे से, बस। चलो अब देखो आता है आच्छादक फलन, इसे बोलते हैं ऑन्टो या सर्जेक्टिव। देखो आच्छादक फलन क्या होता है, एकदम सिंपल सा है ना। देखो बोलते हैं कि एक फलन f x से y में आच्छादक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। कहने का मतलब अगर कोई फलन x से y में परिभाषित है तो y के अगर प्रत्येक अवयव का यूज हुआ है तो मतलब ये फलन क्या है, आच्छादक है। शॉर्ट में बोलते हैं कि f ऑफ x का जो सेट होगा वो y के बराबर होगा, अर्थात इसमें बोलते हैं कि जो सप्रांत होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सप्रांत है अगर सप्रांत परिसर के बराबर होता है तभी हम बोलते हैं कि ये जो फलन है वो कैसा फलन है, वो एक आच्छादक फलन है। अगर सप्रांत इक्वल टू परिसर हो गया तो, अदरवाइज नहीं भैया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम नोट करके रखे रहना। ठीक है, चलो अब देखो एक आता है अंतःक्षेपी फलन। देखो अंतःक्षेपी किसे कहते हैं, जैसे मान लो अभी पढ़े ना कि भैया y के प्रत्येक अवयव का यूज होना चाहिए। मान लो बाई चांस अगर कुछ सर ऐसा फलन बना जिसमें y के प्रत्येक अवयव का यूज नहीं हो रहा है, y का कुछ एलिमेंट बच जा रहा है, तो बोलेंगे वो आच्छादक फलन नहीं है। कैसे, देखो बोलेंगे अगर फलन f है x y में अंतःक्षेपी कहलाएगा जब यदि y में
कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, मतलब y में एकाक एलिमेंट बच जाए तो उसे क्या बोलेंगे, अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, चलो बस यही तक था और कुछ नहीं था एक्स्ट्रा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला एक होता है आच्छादक फलनों की संख्या, कि अगर सेट ए है, सेट ए में अगर m अवयव है, सेट बी में अगर n अवयव है, तो ए से बी में, ठीक है, ए से बी में आच्छादक फलनों की संख्या कैसे निकालेंगे। एकाकी फलनों की संख्या का फॉर्मूला बताएं, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आच्छादक फलनों की संख्या का फॉर्मूला होता है, देखो n के पावर m, ध्यान सुनना, देखो n के पावर m, ये तुम्हारा फलनों की संख्या हो गई, ये तो याद रहेगा ना, फलनों की संख्या n के पावर m हो जाएगा। फिर बस क्या करना, देखो लिखोगे माइनस NC1 ब्रैकेट में n माइनस 1 के पावर m, ठीक है, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस NC2 n माइनस 2 के पावर m, प्लस हो गया, फिर माइनस, मतलब एक बार प्लस माइनस करते हुए ये कॉन्टिन्यूसली चला जाएगा जब तक जीरो नहीं होगा। अब देखो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो अगर लिए a बराबर ना, a बराबर ले लिए ABC और b का मान लिए 1 और 2, ठीक है। अब a में कितने एलिमेंट है, तो a में है 3 एलिमेंट, तो m बराबर हो गया 3। b में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो n का मान कितना हो गया 2। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है आच्छादक फलनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला को देखो, होता है n के पावर m माइनस NC1 ब्रैकेट में n माइनस 1 के पावर m, फिर प्लस NC2 n माइनस 2 के पावर m, फिर माइनस NC3, ऐसे एक बार प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा ना। अब बस सबका मान रखो, देखो लिखेंगे पहले फॉर्मूला कि भैया फॉर्मूला देखो ये होता है, बस इस फॉर्मूले में मान रखो, n का मान देखो 2, ठीक है, यहाँ पे NC2, ठीक है, NC1 n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, m का मान 3, प्लस देखो यहाँ पे रखोगे n का मान क्या रखोगे 2, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 0 के पावर कुछ भी रहेगा 0, 0 इंटू कुछ भी होगा 0, काम खत्म वहां पे। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, देखो 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, तो 8 हो जाएगा। 2C1 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 2 माइनस 1 के पावर क्यू, तो भैया 1 ही आएगा, ठीक है। अब 2C1 का मान निकालोगे ना, देखो अगर हमें 2C1 का मान निकालना हुआ तो क्या होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल जाएगा, ये जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन में 1 इंटू 1, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्रम से संचय के फॉर्मूले से करेंगे, हो जाएगा ना, तो आ जाएगा आंसर 6। तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो सिंपल सा क्या करना है, जो बेसिक फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को तुम्हें एकदम रट्टा मार लेना है, और इसी फॉर्मूले में तुमको n का और m का मान रखना है, बस सॉल्व करना है, तुम्हें आच्छादक फलनों की संख्या मिल जाएगी। वैसे एग्जाम्पल और है, ठीक है, एक एग्जाम्पल तुमको और दिखा गया, ठीक है, इसको भी देख सकते हो, देख लो। सेट ए में 4 अवयव हैं, सेट बी में 3 अवयव हैं, तो ए से बी में कितने आच्छादक फलन बनेंगे, कितने बनेंगे, तो लगा दो फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूले में देखो m का मान 4 रखो, n का मान 3 रखना। देखो अगर तुम n का मान 3 रखोगे, देखो एक बार n में से 1 घटाना है, एक बार n में से 2 घटाना है, तो अगर तुम n में से 3 घटाओगे, ठीक है, और n का मान 3 के बराबर है, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 3 वाला नहीं लिखते हैं ना। अगर हमें पता है ना घटाते हैं, देखो घटाएंगे ना, एक बार n लिखेंगे, n माइनस 1 करेंगे, n माइनस 2 करेंगे, फिर n माइनस 3 भी करेंगे, लेकिन अगर हम n माइनस 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसे छोड़ दो, बस मतलब 2 तक करना है, इसमें सबका मान रखना है, सॉल्व करना है। ये सॉल्व करोगे आराम से, पावर देखो, पावर करोगे, ये 3 से 1 सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद पूरा देखोगे आंसर आएगा 36, ठीक है। तो ऐसे हम लोग आच्छादक फलनों की संख्या निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो लास्ट आता है एकाकी आच्छादक फलन, ठीक है। अब देखो एकाकी आच्छादक फलन किसे कहते हैं, एकदम आराम से देखना, ये तो बहुत सिंपल है। बोलेंगे जो फलन एकाकी तथा आच्छादक हो, ठीक है, एकाकी आच्छादी फलन कहलाता है, ठीक है। देखो ऐसा फलन जो एकाकी हो, मतलब एक एलिमेंट केवल एक के साथ जुड़े और इस वाई सेट के सारे एलिमेंट का यूज भी हो, वैसे फलन को बोलेंगे हम लोग एकाकी आच्छादी फलन। और ऐसे केस में देखो इसमें 4 अवयव है, तो इसमें भी 4 अवयव है, तो हम बोलते हैं कि समुच्चय x में जितना अवयव होगा उतना ही समुच्चय y में होगा, या समुच्चय a में जितना अवयव होगा उतने समुच्चय y में होगा। तो यहां से देखो लिखा गया है कि एकाकी फलन होने के लिए, मतलब एकाकी आच्छादी फलन के लिए a में जितना अवयव होगा उतना ही अवयव b में होगा, अर्थात समुच्चय a में अवयव की संख्या बराबर समुच्चय b में अवयव की संख्या। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे
रट लेना एकदम ना कि एकाकी आच्छादी फलन में दोनों में अवयव की संख्या समान होती है और एकाकी आच्छादी जो फलन की संख्या होती है उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। क्या होता है? n फैक्टोरियल। ठीक है, देखो जैसे अगर समुच्चय दिख रहा है, समुच्चय A में अगर 3 अवयव है, समुच्चय A में 3 अवयव है तो समुच्चय B में भी 3 अवयव होगा। ठीक है, तभी जाके हम लोग A से B में एकाकी आच्छादी फलन निकाल सकते हैं या बना सकते हैं। और कितना होगा? तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो अगर सोचो समुच्चय A में 4 अवयव है ना, अगर समुच्चय A में 4 अवयव है तो समुच्चय A का समुच्चय A पर ही एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या क्या होगी? अब देखो A का B से नहीं है, A का A से दिया है, तो अगर A का A से दिया है तो इधर भी 4 अवयव, इधर भी 4 अवयव, तो एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या हो जाएगी 4 फैक्टोरियल। एकदम सिंपल सा हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बाई चांस मान लो, देखो इसमें निकालते हैं, देखो समुच्चय में कितना दिया, देखो B दिया ना, देखो B में दिया है 2 अवयव और A में दिया है 4 अवयव। देखो अगर हम बोले हैं समुच्चय B में दिया है 2 अवयव, समुच्चय A में दिया है 4 अवयव, तो A से B में या B से A में परिभाषित एकाकी आच्छादी फलनों की जो संख्या होगी वो होगी 0। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन विल बी 0 होगा, क्योंकि अलग अलग है। क्या? क्योंकि एकाकी आच्छादी फलन तभी बनेगा जब दोनों में अवयव की संख्या समान होगी, और जब दोनों में अवयव की संख्या समान होगी तो उतने ही फैक्टोरियल एकाकी आच्छादी फलन बनते हैं। क्लियर है? चलो अब देखो, अब आता है फलनों का संयोजन। ये तो सिंपल टॉपिक है। देखो फलनों का संयोजन कि 2 फलनों का संयोजन कैसे करते हैं, तो देखो सिंपल है कि अगर एक फलन f A से B में है, एक फलन g B से C में है, तो अगर एक फलन निकालना है हमको A से C में तो उसे बोलते हैं गॉफ। क्या बोलते हैं? गॉफ। और गॉफ क्या होता है? गॉफ होता है A to C। ठीक है, देखो एक फलन A से B, एक फलन B से C, तो अगर हम इन दोनों का डायरेक्ट अगर A से C निकाले तो उसे बोलते हैं गॉफ, और गॉफ होता है A to C। ये बात एकदम अच्छे से याद करना ना, और याद करना कि अगर A से B है तो देखो इसमें B कॉमन होना चाहिए। अगर B कॉमन होगा तभी जाके गॉफ मिलेगा, और गॉफ हमेशा A से C होगा। क्लियर है? कैसे? देखो जोड़ते हैं, एग्जांपल ले लो कैसे हम जोड़ेंगे। एक एग्जांपल ले लो, जैसे सुनो, अगर हम बोले मेरे पास 3 फलन है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स इक्वल टू है कॉस एक्स, ठीक है, जी एक्स इक्वल टू है 2x ना। तो अगर हम निकालते हैं गॉफ एक्स, तो गॉफ एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे? पहला देखो, अगर गॉफ एक्स लिखे हैं तो इस गॉफ एक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे ना। देखो तो गॉफ एक्स को सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है। देखो पहले ये ओ सिंबल है, इसको हटाएंगे तो बनेगा g ऑफ एफ एक्स। क्या बनेगा? g ऑफ एफ एक्स। अब आराम से सुनो, अगर सर gx होता है, देखो ये फलन देखो कि gx जो फलन है वो कैसे डिफाइन है, तो ये बोलता है कि अगर तुम gx लिए, अगर फलन g है ना उसके अंदर मतलब g के अंदर अगर तुम g के अंदर x डालोगे तो क्या बाहर आएगा? बाहर आएगा cos x। क्या आएगा? बाहर आएगा cos x। समझे कि नहीं? x डाले तो आया cos x। तो अगर हम g के अंदर क्या डाल दिए? fx। देखो यहाँ पे अगर हम g के अंदर अगर fx डाले तो आंसर क्या आएगा? cos fx आएगा। सोचो ना, जैसे x डाले तो cos x आया, तो अगर हम fx लिखेंगे तो भैया cos fx आएगा। बस उसके बाद fx का मान रख दो लास्ट में, कितना है? x स्क्वायर। ऐसे हमें 2 फलनों का संयोजन करना होता है। एक एग्जांपल वाला, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला से ये दिख रहा है। अब इसे सॉल्व करना है ना, तो पहला स्टेप इस o को हटाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा h ऑफ gx। अब इस h ऑफ gx को कैसे सॉल्व करेंगे? सोचो ये फलन h वाला है। अब सोचो जो फलन h है, फलन h कैसे परिभाषित है? जो फलन h है ये फलन h कैसे परिभाषित है? तो ये लिखा है कि अगर हम h है ना, अगर हम h के अंदर अगर x डालेंगे तो उसको वो उसे 2x कर देता है। सोचो जैसे h है ना, अगर हम उसके अंदर x डाल दिए तो उसको क्या किया? 2x कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे सोचो h है, अगर हम h के अंदर gx डाले हैं, देखो ये h है ना, अगर इस h के अंदर gx डाल दिए हैं तो क्या कर देगा? ये 2gx कर देगा। और क्या? 2gx हो जाएगा। जैसे x था तो 2x हो गया, gx से तो 2gx हो जाएगा। अब फिर बस gx का मान रख दो। ऐसे ये हो गया 2 फलनों का संयोजन। ऐसे हम 2 फलनों का संयोजन करते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? चलो अब सबसे लास्ट टॉपिक आता है। देखो सबसे लास्ट टॉपिक है तो सिंपल, इसमें कुछ फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। देखो एक होता है व्युत्क्रमणीय फलन, कि व्युत्क्रमणीय फलन कैसे निकालते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना।
ठीक है। देखो बोला कि एक फलन f a से b में व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि एक फलन g b से a में, मतलब अगर ये a से b में हो तो इसी के जस्ट उल्टा b से a में एक ऐसे फलन का अस्तित्व इस प्रकार हो कि गॉफ क्या हो, ठीक है। यहाँ पे x नहीं होगा, देखो अगर ये a में है तो ये a में तत्समक हो, ठीक है, a है तो a में तत्समक हो, ठीक है, और जो फॉग है ये b है तो ये b में तत्समक हो, ठीक है, यहाँ पे b रहेगा, ठीक है, ठीक है। देखो अगर गॉफ है तो देखो गॉफ है ना, अगर गॉफ है तो गॉफ जो है वो a से b में डिफाइन है ना, तो गॉफ क्या होना चाहिए, वो i a आना चाहिए। जो गॉफ है वो समुच्चय a में तत्समक होना चाहिए, और अगर फॉग है, फॉग दिख रहा है ना, फॉग है तो g का क्या है, b है तो ये b में तत्समक होना चाहिए, ठीक है। तो गॉफ a में तत्समक और फॉग b में तत्समक होता है तो बोलते हैं कि g को f का प्रतिलोम बोलते हैं। कहने का मतलब है देखो ऐसे, अगर हम बोले देखो f है, ठीक है, अगर f x से y है, देखो ऐसे, अगर ऐसे होता कि अगर f x से y होता है, ठीक है, g जो होता है, ठीक है, y से x होता है ना, ऐसे होता है ना, तब बोलते हैं कि अगर मान लो गॉफ निकालेंगे तो f है ना, तो जो ये f है वो f कहाँ होना चाहिए, f कहाँ है, x से y है ना, तो ये x में तत्समक होना चाहिए, ठीक है। अगर हम निकाल दिए फॉग, ठीक है, तो फॉग किस में तत्समक होना चाहिए, g है ना, तो g का प्रांत क्या है, y, तो ये y में तत्समक होना चाहिए, तब ऐसे बोलते हैं। अगर ऐसा बनता है तो बोलते हैं कि ये फलन क्या है, इसका प्रतिलोम है, तो g का प्रतिलोम f और f का प्रतिलोम g है, और इसे लिखते हैं f इनवर्स बराबर g, f इनवर्स बराबर g लिख दो या फिर g इनवर्स बराबर f लिख दो, बात सेम है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, बस इसमें सिंपल सा लॉजिक है ना, और कुछ है नहीं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है, इस बात को याद करना, ठीक है, इस बात को सब लोग लिख लो आराम से, ठीक है, इस बात को, ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 2 में भैया यही चाहिए हमको, चैप्टर 2 में हमको यही चाहिए होता है। चैप्टर 2 इसी से स्टार्ट होता है, जहां पे चैप्टर 1 खत्म होता है वहीं से चैप्टर 1 स्टार्ट होता है एकदम, ठीक है। क्या बोलता है कि यदि फलन f व्युत्क्रमणीय है तो अनिवार्यता f एकाकी तथा आच्छादक है, ठीक है। मतलब अगर कोई फलन f है, अगर वो व्युत्क्रमणीय है, मतलब अगर हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं तो वो अनिवार्यता मतलब वो फिक्स है, वो एकाकी तथा आच्छादी फलन होगा, ये बात फिक्स है। और इसी का उल्टा हम बोलते हैं कि अगर कोई फलन f एकाकी तथा आच्छादी हो, ठीक है, तभी वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। इसी बात को ऐसे बोल सकते हो कि यदि एक फलन f एकाकी तथा आच्छादी है तो वो अनिवार्यता व्युत्क्रमणीय होगा, मतलब किसी फलन का अगर हमें व्युत्क्रम निकालना है तो उसे एकाकी तथा आच्छादी होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई फलन एकाकी आच्छादी होगा तभी उसका हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते, ठीक है, बस इतनी बात। और इस पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन करोगे आराम से हो जाएगा ना। और इसके बाद देखो लास्ट आता है द्विव आधारित संक्रियाएं। अब देखो सिलेबस में है नहीं, वो हट गया है, और वो उससे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में जल्दी आता भी नहीं था, बाई चांस कभी एकाक आ जाता था, ठीक है, अब तो वो हट गया, वो आएगा भी नहीं, तो उसके लिए परेशान मत होना। उसमें सिंपल सा पूछता है कि द्विव आधारित संक्रियाओं की संख्या बताइए, तो उसका फॉर्मूला होता है सीधे से ना कि n स्क्वायर, ऐसा होता है ना, फिर n इंटू एन के पावर n, तो n के पावर n स्क्वायर होता है, सिंपल से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आता नहीं है वैसे, अब तो हट गया, अब तो और भी नहीं आएगा, तो उसको छोड़ दो। यहाँ तक जो बताएं यही तक हमारा चैप्टर 1 का सारा फार्मूला था, सारा थ्योरी था, और जो एग्जाम्पल करवाए वो एग्जाम्पल था ना। तो इन सब सारे क्वेश्चन को अगर तुम एक जगह लिख लोगे, थ्योरी पढ़ लोगे, उस पर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगा के बस प्रैक्टिस कर लोगे, तो चैप्टर 1 का सारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो फार्मूले पर डायरेक्ट है, शॉर्टकट में आराम से हो जाएगा। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट को जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा।